प्यारे लिसनर्स और विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर हमेशा की तरह अपने अध्यापन में लगे हुए हैं। और इसी कालक्रम में आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उत्तरकालीन मुग़ल सम्राटों का इतिहास क्या रहा और किस प्रकार का था और इसके प्रभाव क्या रहे। इन सब के बारे में कौन कौन शासकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियोज़ में दिया जाएगा, जिससे आप लोग समझ करके बढ़ने का प्रयास करें और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आपके इतिहास के बारे में मिलते हैं उनसे सतर्क रहें और उनको समझें, तभी उत्तर दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में औरंगजेब यानी कि 1658 से 1707 की मृत्यु के बाद मुग़ल सम्राट तेज़ी से पतन की ओर बढ़ा। उसके बाद के शासकों को उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट कहा जाता है। यह काल लगभग 1707 से 1857 तक माना जाता है। नीचे का इस प्रकार से जो इसका संक्षिप्त इतिहास रहा वह किस प्रकार था, कौन कौन आए, यह हम आपको स्पष्ट विवरण के माध्यम से बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आया बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जिसका जीवन काल रहा और असली नाम इसका था मोहम्मद मुअज्जम यानी कि शाह आलम प्रथम। यह और कोई नहीं था, यह औरंगजेब का बेटा ही था। उसने अपने भाइयों से युद्ध करके सिंहासन प्राप्त किया। शासन के दौरान सिखों और मराठों का प्रभाव बढ़ा। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, पर साम्राज्य की शक्ति घटने लगी। नेक्स्ट आता है इसमें जहांदार शाह, जिसका शासनकाल 1712 से 1713 में ही रहा, जो कि बहादुर शाह प्रथम का बेटा था। शासन केवल 1 वर्ष ही चला। नूरजहां की तरह उसकी प्रेमिका लाल कुंवर ने राजनीति में हस्तक्षेप किया। अंत में उसे फर्रुखसियार ने मार डाला। थर्ड आता है इसमें फर्रुखसियार का शासनकाल। तो यह जो है 1713 से 1719 के बीच में फर्रुखसियार आया और उसके शासन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार बढ़ाने की अनुमति मिली। 1770 की संधि महत्वपूर्ण हुई। 1717 की संधि महत्वपूर्ण मानी गई। सैयद बंधु यानी कि हुसैन अली और अब्दुल्ला खान ने उसे गद्दी दिलाई, पर बाद में उसी के विरुद्ध होकर उसकी हत्या कर दी। 4th नंबर का आता है मोहम्मद शाह रंगीला यानी कि 1719 से 1748। यह जो है मोहम्मद शाह रंगीला, इसका कला, संगीत और विलासप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसी समय नादिर शाह फारस का शासक ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर तथा तख्त ताउस लूट लिया। मराठों का प्रभाव और बढ़ा। नेक्स्ट आता है अहमद शाह 1748 से 1754। अनुभवहीन और कमज़ोर शासक था। अफ़गान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने बार बार भारत पर आक्रमण किए। नेक्स्ट आता है मुग़ल शासन की शक्ति और भी कमज़ोर हो गई। इसी में नेक्स्ट जो है 6 नंबर का व्यक्ति आता है, उसका नाम हम जानेंगे आलमगीर द्वितीय के नाम से, जिसका जीवन काल 1754 से 1759 के बीच में इसने क्या क्या किया, क्या हुआ, यह सब जानेंगे। इसकी जो आलमगीर द्वितीय था, जो वास्तविक शक्ति वजीर गजायुद्दीन के हाथ में थी। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर पुनः आक्रमण किया।
बाद में आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। 7वां शासक होता है इसमें शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1762 से 1806 के मध्य उसने 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार पाया, वह बाद में अंग्रेज़ों की संरक्षण में आ गया। उसका शासन केवल नाम मात्र का रह गया। 8 नंबर का आता है अकबर द्वितीय, यानी कि 1806 से 1837। इसने अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए शासन किया। उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अब मुग़ल सम्राट केवल दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह रह गए। नेक्स्ट 9 नंबर का आता है बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि जफ़र। 1837 से 1857 के यह आखिरी मुग़ल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय जफ़र, जिसको कहा जाता है 1837 से 1857 तक आखिरी मुग़ल सम्राट था और 1857 की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सिपाही विद्रोह के समय प्रतीकात्मक नेता बने। अंग्रेज़ों ने 1858 में उन्हें पकड़कर रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। और अंतर्गत सारांश के रूप में हमें देखने को यह भी मिला कि औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य टूटने लगा। मराठा, सिख, नवाब और अंग्रेज़ सब स्वतंत्र होते गए। अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार से अगर जो हम इसकी गहनता का अध्ययन करें तो यह जो उत्तर मुग़ल कालीन सम्राट जो था वो औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में 21 सूबे यानी कि प्रांत थे, जिनमें अफ़गानिस्तान में एक काबुल था और उत्तर भारत में 14 और दक्षिण में 6 थे। इस प्रकार से अकबर से लेकर औरंगजेब तक 4 महान मुग़ल शासकों ने लगभग 151 वर्ष यानी कि 1556 से और 1707 तक के शासन किया। लेकिन कमज़ोर उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय यानी कि 1707 से 1858 तक कुल 13 पर्वतीय शासक हुए, जिनमें एक भी शक्तिशाली नहीं हुए और शर्मनाक तरीके से गद्दी से उतार दिए गए। औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बेटों के बीच संभावित उत्तराधिकार के युद्ध से आशंकित था, इसलिए उसने एक वसीयत के द्वारा राज्य का बंटवारा कर दिया था, जिसके अनुसार फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े बेटे यानी कि मुअज्जम, जिसको हमने बताया था अभी, बहादुर शाह को दिल्ली तथा काबुल की सूबेदारी प्रदान की गई। मोहम्मद आजम को गुजरात, आगरा, मालवा तथा दक्कन की सूबेदारी मिली। 3rd नंबर पे कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी मिली। अब यहाँ पे हम यह भी जान लेंगे थोड़ा कि उत्तर मुग़ल कालीन शासक एवं उनके उपनाम क्या थे। तो नंबर 1 आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह का उपनाम था शाह बेखबर के नाम से भी जानते थे इसको, और जहांदार शाह लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, और फर्रुखसियार घृणित कायर था, और मोहम्मद शाह रंगीला था। इस उपनामों से जाना जाता था। और यह जो है भारत पर विदेशी आक्रमण, मुग़ल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा प्रबंध भी ढीले हो गए थे। इस दौरान भारत पर पश्चिमी से 2 विदेशी आक्रमण हुए, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह फारस का शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। भारत के अपार धन ने नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए आकर्षित किया। अपनी भाड़ों की फौज को बनाए रखने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। भारत से लूटा गया धन इस समस्या का हल हो सकता था। साथ ही मुग़ल साम्राज्य की कमजोरी ने इस लूट को और संभव कर दिया। 11 जून 1738 ईस्वी को
नादिर शाह ने गजनी नगर में प्रवेश किया। फलस्वरूप 29 जून 1738 को उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। उस समय काबुल में मुग़ल शासक नासिर खां का आधिपत्य था। उसने बिना किसी कारण के जाने हुए और वह जो है प्रतिरोध के नादिर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी को पार कर लाहौर में प्रवेश किया, जहां के मुग़ल गवर्नर ज़करिया खां ने बिना युद्ध किए ही हथियार डाल दिए और 20 लाख रुपये तथा अपने हाथी नजराने में देकर खुद को और लाहौर के लोगों को बचा लिया। 12 दिन तक लाहौर में रहने के बाद उसने ज़करिया खां को लाहौर का और नासिर खां को काबुल और पेशावर का गवर्नर नियुक्त किया। 16 फरवरी 1739 को नादिर शाह सरहिंद पहुंचा। सरहिंद से अम्बाला, अम्बाला से अजीमाबाद और फिर करनाल की ओर कूच किया, जहां उसका मुग़ल सेना के साथ युद्ध हुआ। अब इसमें हम यह भी बताना चाहेंगे कि आपको कि करनाल का युद्ध जो कि 24 फरवरी 1739 में हुआ, नादिर शाह के आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह 80,000 सेना लेकर निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा खाने दौरान के साथ आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। शीघ्र ही सआदत खां भी उससे आ मिला। करनाल का युद्ध 3 घंटे तक चला। खाने दौरान युद्ध में मारा गया, जबकि सआदत खां बंदी बना लिया गया। इस दौरान निजामुल मुल्क ने शांत की भूमिका निभाई। सम्राट निजामुल मुल्क की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया, क्योंकि खां ने दौरान की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त हो गया था। सआदत खां भी मीर बख्शी बनना चाहता था, लेकिन जब वह इस पद से वंचित रह गया तो उसने नादिर शाह को धन का लालच देकर दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा। नादिर शाह दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और वह 20 मार्च 1739 को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। 22 मार्च 1739 ईस्वी को एक सैनिक की हत्या की अफवाह के कारण नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। उसने दिल्ली को खूब लूटा। उसने बादशाह से 20 करोड़ रुपए की मांग की। इस मांग को पूरा न कर पाने के कारण बादशाह खान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक रहा। वापस जाते समय वह अपार धन के साथ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा भी ले गया। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। इसके अलावा कश्मीर तथा सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को मिल गए। घट्टा और उसके अधीनस्थ बंदरगाह भी उसे दिए गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया तथा खुतबा पढ़ने और सिक्के जारी करने का अधिकार पुनः लौटा दिया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और पानीपत का तृतीय युद्ध। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और पानीपत का तृतीय युद्ध किस प्रकार हुआ। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का एक महत्वपूर्ण सेनापति था और वह उसने 9 जून 1747 को नादिर शाह की कृपा के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बनाया गया और 1748 तथा 1767 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध 7 चढ़ाइयाँ की। उसने पहला आक्रमण सन 1748 ईस्वी में पंजाब पर किया, जो असफल रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1749 में उसने पंजाब पर दूसरा आक्रमण किया और वहां गवर्नर मुइनुल मुल्क को परास्त किया। 1752 में नियमित रूप से पैसा न मिलने के कारण पंजाब पर उसने तीसरा आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर चौथी बार हमला दमादुल मुल्क को सजा देने के लिए किया था। 1753 ईस्वी में मुइन मुल्क की मृत्यु हो जाने के बाद इमामुद्दुल मुल्क ने मदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। इस घटना के बाद अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला करने का निश्चय किया। नवंबर 1756 ईस्वी में वह हिंदुस्तान आया
और तत्पश्चात हिंदुस्तान आने के बाद 23 जनवरी 1757 को वह दिल्ली पहुंचा और शहर पर कब्जा कर लिया। वह लगभग 1 माह तक दिल्ली में रहा और उसने नादिर शाह के हमले जैसे कत्लेआम और लूट मार को दोहराया। इस प्रकार से दिल्ली की रवानगी से पहले अहमद शाह अब्दाली ने भारत के आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर, रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट नियुक्त किया। मुगल बादशाह को कश्मीर, लाहौर, सरहिंद तथा मुल्तान अब्दाली को देना पड़ा। इन क्षेत्रों की देखभाल के लिए अहमद शाह ने अपने बेटे तिमिर शाह को नियुक्त किया और स्वयं वापस चला गया। तत्पश्चात हिंदुस्तान से अहमद शाह अब्दाली के जाने के थोड़े समय बाद ही स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। मार्च 1858 में पेशवा रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया तथा अदीना बेगम को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। मराठों की इस चुनौती को तोड़ने के लिए अब्दाली को पुनः भारत आना पड़ा। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पेशवा का पुत्र विश्वास राव और सदाशिव राव दोनों युद्ध में मारे गए। फलस्वरूप मराठों की पूर्णतः पराजय हुई। 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले अब्दाली ने शाह आलम को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को वजीर नियुक्त कर दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का छठा आक्रमण 1767 ईस्वी में सिखों को सजा देने के उद्देश्य से हुआ था। सिखों ने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। लाहौर के अफगान गवर्नर ख्वाजा आबिद को भी उन्होंने मार दिया था। अब्दाली का 7वां आक्रमण मार्च 1767 में हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। वह सिखों को कुचल नहीं पाया। अपने सैनिकों में बगावत की संभावना को देखते हुए उसे वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों तथा मुगल सामंतशाही के आपसी घातक झगड़ों के कारण 1761 तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। अब उसके पास केवल दिल्ली का मात्र राज्य ही रह गया था। इस प्रकार से हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि कुछ मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में विद्वानों का मत था। वह था जैसे जदुनाथ सरकार, विचार मत था सैनिक राजनीतिक दुर्बलता। नंबर 2 आता है विलियम अर्विन, यह सैनिक अक्षमता का था। मत इसका सतीश चंद्र, अर्थव्यवस्था का चौपट होना। इरफान हबीब को कृषि संकट के नाम के विचार मत प्रस्तुत हैं इनके। संधि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में हुई। 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई। संधिकर्ता थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इस संधि में अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में क्लाइव और वाटसन शामिल थे। अमृतसर की संधि 28 अप्रैल 1809 महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इस संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में। और उदयपुर की संधि 1818 में हुई। उदयपुर के राजा राणा और अंग्रेजों के बीच वायसराय लॉर्ड लिल्टन और अफगानिस्तान के अपदस्थ अमीर शेर अली के बीच हुई। गंडमक की संधि 1879 में हुई। रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच, मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई। पुरंदर की संधि मार्च 1776 में हुई, जो कि मराठों और कंपनी के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई। पुरंदर की संधि मार्च 1776 में हुई। पूना की संधि जो कि है आपकी वो 1817 को हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से कर्नल काकवर ने हस्ताक्षर किया था। बड़गांव की संधि 1779 में हुआ। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। बनारस की संधि प्रथम संधि 1773 ईस्वी में हुई। द्वितीय संधि 1776 में काशी नरेश चेत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। दाई की संधि 31 दिसंबर 1802 की हुई। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई। सालवाई की संधि 1782 में महाराज शिंदे और ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्य हुई। मुगल शासक और उनके शासनकाल क्या थे। अब हम यहाँ पे सभी का शासनकाल जानेंगे और कौन से शासक थे और किसने शासनकाल तक उन्होंने किया। यहाँ से विद्यार्थियों के उपयोगी के प्रश्न पत्रों भी बनाए जाते हैं और उनका स्मरण रखेंगे आप लोग। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी रहा।
नसीरुद्दीन हुमायूं का 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। 1540 से 1545 तक दिल्ली पर अफगान शासक शेरशाह का था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में था और जहांगीर का 1605 से 1627 तक था। शाहजहां का 1627 से 1628 ईस्वी तक रहा और औरंगजेब का 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। बहादुर शाह का 1707 से 1712 तक रहा और बहादुर शाह का 1712 से 1713 तक रहा। फारुखसियार का 1713 से 1719 तक रहा और मोहम्मद शाह का 1719 से 1740 तक रहा। अहमद शाह अब्दाली का जो 1748 से 1753 ईस्वी तक था और आलमगीर द्वितीय का 1753 से 1758 था। शाह आलम द्वितीय का था 1758 से 1806 ईस्वी था। अकबर द्वितीय का 1806 से 1830 तक था। बहादुर शाह द्वितीय का 1837 से 1857 तक था। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कौन कौन से थे, यह भी हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मुगल साम्राज्य, जिसने अपनी विशेषताओं से संपूर्ण मध्ययुगीन भारत को प्रभावित किया, का पतन न तो एकाएक हुआ, न ही किसी एक कारक के ने इनके पतन में अपनी भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है। नंबर 1, मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब के व्यक्तित्व एवं कार्य नीतियों के कारण हुआ। इसके अंतर्गत उसकी धार्मिक नीति, दक्कन नीति एवं राजपूत नीति का महत्वपूर्ण योगदान है। अयोग्य उत्तराधिकारियों ने भी मुगलों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। इसकी महत्वपूर्ण कड़ी में थे बहादुर शाह, जहानदार शाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक शामिल हैं। थर्ड नंबर पे हम यह भी बात कर लेंगे कि मुगल कालीन कुलीन वर्ग अपनी योग्यताओं के अभाव के कारण बड़े साम्राज्य पर से अपना प्रभाव खोता जा रहा था। इसकी युद्ध के प्रति जो घृणा व राजा को गलत सलाह, निरंतर चापलूसी से ग्रस्त रहना आदि कारकों से ने उसके पतन की भूमिका निभाई। और इस प्रकार से यहाँ पर हम जानेंगे कि मुगल काल के महत्वपूर्ण शासकों के मकबरा का स्थान कहाँ है। तो बाबर का जो हम मकबरा देखेंगे तो वो आपका काबुल में पाया जाता है। हुमायूं का जो है वो दिल्ली में है और अकबर का जो है सिकंदरा यानी कि आगरा में है। जहांगीर का शाहदरा यानी कि लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है और औरंगजेब का दौलताबाद या औरंगाबाद में है। फोर्थ नंबर पे हम यह भी यहाँ जान लेंगे कि दरबार में व्याप्त गुटबंदी ने भी मुगल शासन के पतन में काफ़ी भूमिका निभाई थी। सैयद बंधु जुल्फ़िकार खां व निजामुल मुल्क गाजीउद्दीन फिरोज जंग जैसे लोग पतन के महत्वपूर्ण अभिनेता के रूप में सामने आए। फिफ्थ आता है नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने तो जैसे मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का कार्य किया। नेक्स्ट आता है मुगल साम्राज्य की विशालता, साथ ही औरंगजेब के बाद कुशल शासकों का अभाव भी पतन का एक कारण बना। और इस प्रकार से जो है मुगल काल के महत्वपूर्ण शासक जो हुए उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इसे रुचि रख करके इसमें अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी रखेंगे। और इस प्रकार से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अध्ययन अध्यापन में लगे हैं और हमेशा निरंतर भविष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से जो भारत का इतिहास रहा तो जो है इसकी जो हिस्ट्री रही और जो मुग़ल शासकों का क्या परिवेश था, इन सभी चीज़ों से अवगत किया आप लोगों ने। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। जो लोग वीडियो पे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।